Okay, student, see today we study the energy change in chemical reaction. केमिकल रिएक्शन जब होता है तो किस तरह से एनर्जी चेंज होता है। आपको ये भी पता होगा, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता है, एनर्जी ना ही क्रिएट होता है, एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर। यानी क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। वो ना ही बनाया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, एनर्जी इस तरह से होता है। तो दुनिया में कोई भी काम होता है उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनर्जी इन्वॉल्व होता है। अभी मैं इस तरह से क्लैपिंग कर रहा हूँ, ये भी एक एनर्जी है। क्या हो गया, ये एनर्जी दो तरह का एनर्जी हो गया। एक, जब मैंने ये मारा तो हमारे दोनों हाथ के बीच में एक रबिंग हुआ, यहाँ पे कोई हीट हुआ, वो एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो गया, साउंड एनर्जी में, राइट। तो हमारे यूनिवर्स में जो है, हमारे जो इस इन्वायरमेंट में है, एनर्जी जो होता है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कंप्लीट होता है। ना ही एनर्जी बनता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। अगर एनर्जी 0.0000000 करते 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 और भी जीरो बैठाते जाइए, 1 इतना भी या इससे भी और जीरो ज़्यादा बैठाइए, इतना भी अगर एनर्जी रह गया, वो कन्वर्ट नहीं हुआ, तो कुछ ही मिनट में ये पूरा अर्थ जो है वो पूरा मतलब क्या होगा, जल जाएगा। जैसे पहले था आग का गोला वैसा हो जाएगा। क्योंकि सोचिए ना, एक इंसान या एक कोई ऑब्जेक्ट इतना एनर्जी अगर रख दे रहा है इन्वायरमेंट में, वो कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो सोचिए ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे इन्वायरमेंट में कितने सारे ऑब्जेक्ट है, कुछ ना कुछ एनर्जी हो रहा है। कहीं पे लाइट एनर्जी, कहीं पे साउंड एनर्जी, कहीं पे केमिकल एनर्जी, हाँ कहीं पे हीट एनर्जी, राइट। कुछ ना कुछ एनर्जी हो ही रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, चलिए, एनर्जी का और भी कुछ इंटरनल और फंक्शन होता है, बट अभी क्लास 9 में उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे दो एनर्जी की बात करेंगे केमिकल चेंज में। एक हो गया एक्सोथर्मिक, एक हो गया इंडोथर्मिक। क्या है, एक है एक्सोथर्मिक, एक है इंडोथर्मिक। क्या है, इंडोथर्मिक, राइट। देखिए, जहाँ पे भी एक्सो होगा, एक्सोथर्मिक समझ जाइएगा, वहाँ पे हीट की बात हो रही है। जहाँ पे भी इंडोथर्मिक, वहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है। अब सिंपल सा मैं बात बता दूँ, टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हीट और टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, पता है आप लोगों को? दोनों तो एक ही है। हीट भी क्या है, गर्म है, टेम्परेचर भी मतलब क्या है, गर्म है। देखिए, जनरल ऐसे तो इसका और भी बहुत सारा फंक्शन है, इसके बारे में बहुत डीपली मतलब समझिए तो एक टॉपिक्स ही है, बट अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल बात इतना जान लीजिए, हीट क्या करता है, एनर्जी को क्या करता है। हीट मतलब क्या हो गया, एनर्जी यानी या टेम्परेचर जो एक से दूसरे में फ्लो करता है। क्या करता है, एक से दूसरे में फ्लो करता है। ठीक है, उसको हीट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे आग जल रहा है, राइट, उसको आपको छूने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर दूर बैठे रहेंगे तो क्या होगा, आपको जो है वो उसकी गर्मी आप तक पहुंचेगी, राइट, वहाँ उसकी गर्मी आप तक पहुंचेगी। वो क्या हो गया, हीट हो गया। बट टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर हीट ही है, लेकिन वो क्या है, उस बॉडी के इंटरनल है। कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर में जो हीट है या जो भी इलेक्ट्रॉन या जो भी वो मूव कर रहा, जो भी एनर्जी है टेम्परेचर के रूप में, उससे टेम्परेचर करते हैं। सिंपल भाषा में, वैसी एनर्जी जो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहा है वो हीट के रूप में होता है, और वैसी एनर्जी टेम्परेचर जो उसके भीतर ही होता है। जैसे किसी को बुखार हो गया तो क्या बोलते हैं, इसको 102 डिग्री हीट है, नहीं, बोलते हैं इसका टेम्परेचर इतना है। टेम्परेचर मतलब क्या होता है, उसके भीतर का चीज़।
उसका खुद का चीज़। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इतना है, मतलब क्या है, इन्वायरमेंट के भीतर जो है ये टेम्परेचर इतना है। अगर आप इन्वायरमेंट से बाहर चल जाएंगे तो वो टेम्परेचर पता नहीं चलेगा। एक इंसान के बॉडी का टेम्परेचर इतना है, एक ऑब्जेक्ट है इसका टेम्परेचर इतना है, मतलब क्या है, दूर से पता नहीं चल रहा है। जब आप उसको थर्मामीटर से नापेंगे या उसको टच करेंगे जब, या उसके टचिंग पॉइंट में आएंगे तब। लेकिन हीट क्या होता है, वैसा टेम्परेचर बोल सकते हैं या वैसा एनर्जी जो एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करता है, राइट। ये सिंपल सा तरीका मैंने जस्ट आपको समझाया है, ठीक है। ये और भी डीप इसके नॉलेज ले सकते हैं बट ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। आगे पूरा ज़िंदगी पड़ा हुआ है नॉलेज लेने के लिए, राइट। अब देखिए केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन हम लोग कितने टाइप के पढ़ेंगे, 2 टाइप के, एक एक्सोथर्मिक और एक पढ़ेंगे हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक इंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। अब देखिए दोनों ही रिएक्शन, एक इंडोथर्मिक है, एक में हीट क्या होगा, दूसरे में हीट का क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा ना, हीट को रिलीज करेगा, क्या होगा वो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। तो इतना जान लीजिए, एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन। तो इस टॉपिक से अगर पूछेगा तो ये डेफिनेशन नहीं पूछता है, जस्ट मैंने नॉलेज के लिए दिया है कि एनर्जी जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, इन फॉर्म। अच्छा, दिस एनर्जी कैन बी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड रिफर टू द केमिकल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी केमिकल एनर्जी में रिफर भी हो सकता है, तो ये सब नहीं पूछता है। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आएगा इंडोथर्मिक से या एक्सोथर्मिक से, तो मैं अभी आपको पढ़ाता हूँ। ओके, नाउ स्टूडेंट सी द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन? अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट जो कि किस फॉर्म में होता है, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट किस फॉर्म में होता है, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इज गिवन आउट। इसमें क्या हो रहा है, गिवन आउट। एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, जो हीट है वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट जो है, जो कि ये किसका फॉर्म है, एक एनर्जी का फॉर्म है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which is given out from that reaction is known as exothermic reaction. In the simple way we can know that any type of chemical reaction in which the heat which is in a form of energy is given out is known as exothermic reaction. That means if a reaction heat is given out from that reaction, then we know that this type of reaction is known as exothermic reaction. In your exam, lot of question asked this type, that in exothermic reaction heat is given out or given in. Okay, another form, ask define the exothermic reaction, give some example. There is a different way to ask the question in your exam, so I will teach you all the concept, definition, examiner, all the things. In exam what question is coming on nobody knows, right? But if I will teach you all the topics with example, then any type of question asked in your exam that you can solve 100%, because you can study all the concept. But which student are not learn this, memorize this concept, okay, thoroughly, then he faced some problem in the exam, because in the exam question will be changed, right? In the exam the question will be not come same to same that are given in your book. Okay, that's why I will teach you all the concept. You have to memorize all the things what I am written in the board. Now see, exothermic reaction means a chemical reaction in which heat or energy is given out is known as exothermic reaction, right? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या ध्यान देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, एनर्जी गिवन आउट, राइट? नाउ इट काउज अ राइज इन टेम्परेचर। अब बताइए इसका इससे क्या रिलेशन है? जब एनर्जी गिवन आउट हो रहा है, एनर्जी आउट क्यों होता है? ड्यू टू या काउज अ राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो एनर्जी निकल रहा है, बिल्कुल सही बात है।
अब मान लीजिए एक लकड़ी लीजिए, एक लकड़ी को आपने जलाया और जलाया और आप उसके इतने दूर में 1 फीट के दूर पे खड़ा हो जाइए, आपको क्या गर्मी लगेगा? नहीं। आप तक गर्मी पहुंचने के लिए उस लकड़ी का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज होना पड़ेगा। और जैसे ही वो टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो बन जाता है हीट, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और तब वो क्या होता है? हीट। जो और हीट बन गया मतलब क्या हो गया? वो जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस में ट्रेवल करेगा। मैंने अब पहले ही बताया था आपको कि हीट क्या हो गया? जो वैसा एनर्जी जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रेवल करेगा। तो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो इसका कारण क्या होगा? कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, यानी हीट क्या होगा? गिवन आउट होगा। हीट जो है वो आउट हो जाएगा, उस रिएक्शन से बाहर निकलेगा, राइट। और कैसे पता चलेगा कि हीट बाहर निकल रहा है? सिंपल सी बात है, हमें गर्म लगेगा या वहां पे गर्मी महसूस होगी, राइट। अभी मान लीजिए एक आयरन है, राइट, एक आयरन है, एक आयरन रॉड है। अब आयरन रॉड को आपने छोड़ दिया ऐसे ही, उसको टच कर रहे हैं या उससे थोड़े दूर में है, आपको पता नहीं चल रहा है। जैसे ही उसका टेम्परेचर राइज करने लगेगा वैसे वैसे क्या होगा? उसमें से एनर्जी जो है आउट होने लगेगा, उसमें से हीट आउट होने लगेगा। जैसे टेम्परेचर उस ऑब्जेक्ट का इंक्रीज करेगा उसमें से एनर्जी जो है, हीट जो है आउट होने लगेगा। तो जब ऐसा काम किसी रिएक्शन में होता है तो वैसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, राइट। अब इसमें एक नोट कर लीजिए एक चीज कि इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन टोटल एनर्जी, in a exothermic reaction total energy content of reactant is more than the product। याद रखिए, टोटल एनर्जी, मैंने बताया ना एनर्जी क्या होता है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यानी पहले जो उसका एनर्जी था कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्ट करने से पहले दोनों का जो एनर्जी था, यानी इसका जो एनर्जी था, इसका जो एनर्जी था वो क्या था? ज्यादा था, मोर देन द प्रोडक्ट। यानी ये जो प्रोडक्ट बना है इससे उसका एनर्जी मोर था। ऑब्वियसली मोर होगा, क्योंकि जब तक एनर्जी ज्यादा नहीं होगा, जब तक हीट ज्यादा नहीं होगा, वो बाहर कैसे निकलेगा? जब तक उसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं होगा वो एनर्जी बाहर कैसे निकलेगा? जब तक उसका हीट ज्यादा नहीं होगा तब तक वो हीट बाहर कैसे निकलेगा? तो अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और हीट बाहर निकल रहा है, इसका मतलब है कि इस रिएक्टेंट का जो हीट है, इस रिएक्टेंट का जो एनर्जी है, जो भी एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो है इसका, वो हमेशा प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा, इसीलिए हीट बाहर निकल रहा है। अगर प्रोडक्ट से एनर्जी ज़्यादा नहीं होता रिएक्टेंट का तो हीट कभी भी बाहर नहीं निकलता, ठीक है। याद रखिएगा, आप एक बाल्टी में पानी भर रहे हैं, राइट। एक बाल्टी लिया आपने, एक बाल्टी है, ठीक है, एक बाल्टी है, उसमें आप पानी भर रहे हैं, राइट। ये बाल्टी है, बहुत सुंदर सा नहीं है बट है, बाल्टी है। चलिए ये हैंडल हटा देते हैं ओके। अब मान लीजिए आप यहाँ पे टेप लगा के, राइट, आप यहाँ पे नल लगा के यहाँ से आप पानी भर रहे हैं, ठीक है। इसमें आप पानी भर रहे हैं, इस बाल्टी में क्या कर रहे हैं? आप पानी भर रहे हैं। जब तक इसका पानी ज़्यादा नहीं होगा जितना इस बाल्टी का कैपेसिटी है, तब तक क्या पानी बाहर गिरेगा? नहीं गिर सकता है। मान लीजिए इस बाल्टी की कैपेसिटी है 10 लीटर, मान लीजिए 10 लीटर पानी इसमें अट सकता है। इस बाल्टी की कैपेसिटी है 10 लीटर, वाटर या कोई भी लिक्विड अट सकता है। अब अगर आपने वहाँ पे 11 लीटर डाल दिया तो क्या होगा? पानी बाहर निकलने लगेगा। क्या होगा? पानी बाहर निकलने लगेगा। उसी तरह से, क्योंकि इस बाल्टी का जो कैपेसिटी था वाटर का उससे आपने ज़्यादा हुआ, और जब ज़्यादा होता है तभी वो फॉल आउट होता है, वो बाहर गिरता है। अगर ज़्यादा नहीं होगा तो वो बाहर नहीं गिरेगा। उसी तरह से इस रिएक्शन में जब तक रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा नहीं होगा तो वो बाहर कैसे निकलेगा? इसका मतलब है कि जब इस रिएक्टेंट का
टोटल एनर्जी ज़्यादा हो गया है तो ऑब्वियसली इस प्रोडक्ट का एनर्जी कम हो जाएगा। यही हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी जो है आउट होता है ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। समझ में आ गया? एग्जाम्पल में क्या हो गया, जब कार्बन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और हीट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, निकालता है, राइट। और कुछ एग्जाम्पल देखिए इस एक्सोथर्मिक का। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। द सेकेंड नंबर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल गैस एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर होम और इंडस्ट्री। मतलब ये कहने का मतलब होम एंड इंडस्ट्री में जो मीथेन गैस यूज होता है, हम लोग घर पे भी यूज करते हैं, ये भी क्या एक तरह का रिएक्शन ही है। यानी मीथेन गैस क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट भी, एनर्जी भी क्या करता है, वो रिलीज करता है, राइट। थर्ड नंबर एग्जांपल देख लीजिए। व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम, व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम, ये पहले भी बताया मैंने, क्विकलाइम और स्लैगलाइम। क्विकलाइम मतलब घर में जो चूना करते थे पहले, वो क्या था, क्विकलाइम था। उसमें जब पानी मिला देते थे तो वो पानी खौलने लग जाता था कुछ देर के बाद, यानी क्या होता था, बहुत ज़्यादा हीट निकलता था, राइट। जब क्विकलाइम में हम लोग वाटर मिलाते थे तो क्या होता था, बहुत ज़्यादा हीट निकलता था, बहुत ज़्यादा हीट। अभी तो सब पैकेट आ गया है घर में, तो अभी कोई चूना नहीं करते होंगे, सब पेंट करते हैं, राइट। तो पहले जब चूना, आपके मम्मी पापा से पूछिएगा, पहले जो चूना होता था या अभी भी कोई करते होंगे चूना, तो चूना में क्या करते थे, यानी क्विकलाइम में क्या करते हैं, क्विकलाइम में जब आप वाटर मिला देते हैं ना तो वो खौलने लगता है। उस पानी का टेम्परेचर मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी पहुंच जाता है, उसमें अगर हाथ देंगे तो हाथ जल जाएगा। तो वो किस में बदल जाता है, जब वाटर मिलाते हैं स्लैगलाइम में, और क्या करता है, वो बहुत हीट रिलीज करता है। इसका मतलब क्या है कि इस रिएक्टेंट का टोटल एनर्जी जो है इस प्रोडक्ट से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी तो जाके ये हीट रिलीज करेगा। इफ द टोटल एनर्जी of reactant is more than product, that means that is a exothermic reaction, because if the heat of reactant is not more, then how the end of the reaction heat will be released? That means this reaction is known as exothermic reaction। यानी इस टाइप के जो रिएक्शन है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गए, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल है, देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन करेंगे, ठीक है। ओके, देखिए और भी दो एग्जांपल हैं, और नीचे में मैं नोट्स लिखाऊंगा कुछ अभी एक्सोथर्मिक के लिए, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको मिटा के फिर मैं लिखूंगा। तो यहाँ तक देख लीजिए पहले। फॉर्मेशन ऑफ वाटर जब होता है, एट दैट टाइम ऑल्सो एनर्जी रिलीज होता है। कैसे? व्हेन हाइड्रोजन इज बर्न इन ऑक्सीजन, ये सिंबल मैंने पहले ही बताया था, इस तरह का ट्रायंगुलर सिंबल मतलब हीट का सिंबल है, यहाँ पे हीट दे रहे हैं। तो व्हेन हाइड्रोजन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है, वाटर तो फॉर्म हो जाता है, साथ में हीट भी रिलीज होता है। इसका मतलब है कि ये रिएक्टेंट जो है, इसका जो टोटल एनर्जी है वो मोर है देन द प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें कुछ उतना समझाने की चीज़ नहीं है ना, वाटर बन रहा है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे हैं, वाटर बन रहा है, इसमें कुछ समझाने की चीज़ नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। The combustion of glucose with oxygen in the cell of body provide energy। यानी C6H12O6 ग्लूकोज O2 के साथ क्या बनाता है, CO2H2 एनर्जी रिलीज करता है। अब देखिए हमारा जो रिस्पायरेशन जो करते हैं वो भी एक क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, पता है ना आपको। हम लोग जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, हमारे बॉडी में तो देखते होंगे ना, हमारा बॉडी गर्म रहता है एनी टाइम, मतलब हल्का गर्म रहता है, जब बुखार होता है तो ज़्यादा गर्म होता है टेम्परेचर, बट हमारा बॉडी जो है एनी टाइम थोड़ा हीट में रहता है। क्यों? और देखिएगा जब इंसान मर जाता है ना, उसका बॉडी कभी टच करके देखिए, एकदम ठंडा हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो क्या करता है,
ब्लड सर्कुलेट जो होता है, तो इस प्रोसेस में, रिस्पायरेशन के प्रोसेस में, जब हम लोग डाइजेशन करते हैं उस प्रोसेस में एनर्जी क्या होता है, हीट क्या होता है, रिलीज होता है, जिसके कारण जो है हमारा बॉडी जो है एनी टाइम गर्म रहता है। जैसे ही ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, हार्ट में ब्लड नहीं पहुंचता है, ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। मैं अभी बायो में नहीं जा रहा हूँ, बस जस्ट इतना है, आपको पता है हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। और फ्रॉग में कितने होते हैं? 3 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल और एक ही वेंट्रिकल होते हैं, राइट। उसी तरह कॉकरोच में उनके ये चैम्बर्स अलग अलग होते हैं, राइट। तो ह्यूमन में क्या होता है? 4 चैम्बर्स होते हैं। तो क्या होता है, ब्लड क्या होता है, लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होता है, राइट साइड में इम्प्योर ब्लड होता है, राइट। यानी पल्मोनरी यानी वेन में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड, और आर्टरी में प्योर ब्लड। तो इसमें और मैं डीप में नहीं जाता हूँ, बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, तो वो सब में नहीं आता। सिंपल बात इतना बता रहा हूँ कि जब हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो वो ब्लड हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। उस सर्कुलेशन के कारण क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। जब वो हमारे बॉडी में दौड़ता है, तो वो ब्लड तो एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रहता है, बॉडी गर्म रहता है। जैसे ही इंसान मर जाता है, उसका रिस्पायरेशन बंद हो जाता है, डाइजेशन बंद हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, उसका बॉडी धीरे 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 क्या होता है, ठंडा पड़ने लगता है। इसका मतलब क्या है कि ये सब प्रोसेस से, ये रिस्पायरेशन के प्रोसेस से, डाइजेशन के प्रोसेस से क्या होता है, हीट रिलीज होता है। तो मैं अभी नोट्स में अभी थोड़ा सा लिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ से बॉडी में हीट रिलीज होता है, ठीक है। मैंने बोला अभी नोट्स लिखाऊंगा, देखिए, रिस्पायरेशन, रस्टिंग, बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोलियम यानी पेट्रोल, केरोसिन, कुकिंग गैस, ये सब क्या है, कॉमन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। वो जो रिएक्शन दिया वो तो है, लेकिन अगर पूछ देगा कि राइट सम कॉमन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या मान लीजिए कुछ और दे देगा और ये भी दे देगा, बोलेगा चूज द फॉलोइंग विच आर एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें चूज कर लेंगे कि जो रिस्पायरेशन है, रस्टिंग है, बर्निंग ऑफ कोल है, पेट्रोल, केरोसिन, कुकिंग ऑयल जिससे हीट निकलता है, वो सभी क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ओके, नाउ सी द इंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। See the endothermic reaction, a chemical reaction in which heat is absorbed is called endothermic reaction। मतलब क्या है, एक्सोथर्मी है, क्या था, हीट इज इवॉल्व, निकलता है। ऐसा केमिकल रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब, जिसमें हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है, उससे हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। और एब्जॉर्ब क्यों होता है, इट कॉज ड्यू टू द फॉल इन टेम्परेचर। मान लीजिए आपको मान लीजिए ठंडा लग रहा है, ठंड लग रही है, तो आप क्या करेंगे, जैकेट पहनेंगे या और भी वो जैकेट को उतार देंगे, ये बताइए। आपको अगर ठंड लग रहा है, आपने एक जैकेट पहना हुआ है, आपको ठंड लग रहा है, तो जैकेट को क्या करेंगे, पहने हुए रखेंगे या उसको उतार देंगे। या मान लीजिए आपने एक जैकेट पहना हुआ है, ठीक है, आपको गर्मी लग रहा है, गर्मी का मौसम में, तो क्या करेंगे, जैकेट को पहने रखेंगे या उतार देंगे। सिंपल सी बात है। अगर जो है टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर फॉल कर रहा है, बाहर का टेम्परेचर फॉल कर रहा है, इसका मतलब क्या है, आपको हीट लेने की ज़रूरत है। मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर बहुत ठंडा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का टाइम है, बहुत ठंडा मौसम है, तो क्या करते हैं हम लोग, जैकेट पहनते हैं। जैकेट क्या करता है, हीट, आपके बॉडी के हीट को क्या करता है, बाहर नहीं जाने देता है, एब्जॉर्ब करके रखता है। इसके कारण क्या लगता है, वो गर्मी, मतलब आपको गर्मी लगता है, अच्छा महसूस होता है ठंड के मौसम में। तो याद रख लीजिए, इंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या होता है, वैसा केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, एंड हीट एब्जॉर्ब कब करता है, जब टेम्परेचर फॉल करता है, टेम्परेचर गिरता है, तभी तो हीट एब्जॉर्ब करता है। आपको एक चीज़ पता है, रेफ्रिजरेटर, आपने देखा होगा, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर नहीं, फ्रिज। फ्रिज क्या है, फ्रिज क्या करता है, बताइए।
फ्रिज के भीतर क्या रहता है, ठंडा रहता है या गर्म रहता है? फ्रिज किस काम आता है? खाना को गर्म करने के लिए काम आता है, खाना को ठंडा करने के लिए काम आता है? ठंडा करने के लिए काम आता है। फ्रिज के भीतर पानी ठंडा होता है, खाना ठंडा रहता है, जिसके कारण वो जल्दी खराब नहीं होता है। इसका मतलब क्या करता है वो, अंदर के टेम्परेचर क्या होता है, फॉल होने लगता है। अंदर का टेम्परेचर क्या होता है, फॉल होता है, यानी क्या करता है वो बाहर से हीट को एब्जॉर्ब करता है, अंदर का टेम्परेचर फॉल होता है। कभी कभी आपके क्वेश्चन पूछता है फिजिक्स में कि गर्मी के मौसम में कुत्ते जीभ निकाल के क्यों हाँफते हैं? गर्मी के मौसम में जो डॉग है वो जीभ निकाल के क्यों हाँफते हैं? या गर्मी के मौसम में वाइट कपड़ा क्यों पहनते हैं बट छाता जो होता है गर्मी के मौसम में वो ब्लैक क्यों लेते हैं? जबकि कपड़ा जो हमारे बॉडी से टच है वो वाइट पहनने से रिलैक्स मिलता है, बट छाता हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक कलर का लेते हैं मैक्सिमम। अभी तो रंग बिरंगा हो गया, लेकिन एक्चुअल जो ठंड रखने के लिए छाता ब्लैक कलर का ज़्यादा होता है। क्यों होता है? ये सब कुछ क्वेश्चन है, अगर आपको बुक में होगा तो मैं इसका आंसर दे दूंगा, बस सिंपल सा जान लीजिए। गर्मी के मौसम में क्या करते हैं हम लोग, जो है रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं, पतला कपड़ा पहनते हैं, हाँ, वाइट क्लॉथ ज़्यादा प्रीफर करते हैं, और छाता ब्लैक रखते हैं, क्योंकि छाता जो है हमसे दूर रहता है, वो वहाँ पे हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आपने ऐसा कपड़ा पहना जो हीट को अंदर में ही एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या करेगा, वो हीट अंदर में एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, बाहर का टेम्परेचर फॉल करेगा तब तो हीट एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और ब्लैक कपड़ा क्या हो, ब्लैक कपड़ा क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करके रख लेता है, तो क्या करेगा, आपको और गर्मी लगेगा। और वाइट कपड़ा क्या करता है, हीट को निकाल देता है, यानी गर्मी को बाहर फेंक देता है और आपको रिलैक्स महसूस होता है। ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल हैं, बट आपके एग्जाम कोर्स में दिया होगा तो जरूर पढ़ाऊंगा। बट देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि इंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, और हीट तभी एब्जॉर्ब होगा जब बाहर का टेम्परेचर फॉल करेगा, गिर जाएगा, राइट। देखिए इंडोथर्मिक, अब देखिए एक्सोथर्मिक में क्या था, रिएक्टेंट का एनर्जी, टोटल एनर्जी ज़्यादा था, तो ऑब्वियसली इंडोथर्मिक में क्या होगा, टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लेस देन द प्रोडक्ट। एक्सोथर्मिक में टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मोर देन द प्रोडक्ट, बट इंडोथर्मिक रिएक्शन में टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लेस देन द प्रोडक्ट। ठीक है, ये डिफरेंस है कुछ। अब मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूँ आपको। Okay, now students see the example of endothermic reaction. फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। कौन है कार्बन डाइसल्फाइड, ये है कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, देखिए व्हेन कार्बन इज हीटेड विद सल्फर, जब कार्बन को सल्फर के साथ हीट किया जाता है एट हाई टेम्परेचर, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर, तो लिक्विड कार्बन डाइसल्फाइड फॉर्म, यानी ये क्या होता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये एक इंडोथर्मिक रिएक्शन का, क्योंकि देखिए इसमें कोई हीट रिलीज हुआ प्लस कोई हीट लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, इसका मतलब ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा, व्हेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर हीटेड, जब नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को हीट किया जाता है टुगेदर एक साथ, टू अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड में जब गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड, NO क्या है, एक नाइट्रिक ऑक्साइड, NiTric, नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। यानी जब इसमें हीट देते हैं, एक्सोथर्मिक में क्या होता था, हीट निकलता था, बट ये क्या कर रहा है, हीट ले रहा है। यानी जब नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ बहुत हाई टेम्परेचर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, सोचिए कितना हाई टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर पे जब इसको गर्म करते हैं तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, राइट। इंडोथर्मिक के ये दो एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल है, उसके बाद दूसरा टॉपिक करेंगे। Okay, now student, see the third example of endothermic reaction, or that is calcium carbonate
डिकम्पोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड and calcium oxide when it is heated to temperature about 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जब हम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है, यानी क्या हो रहा है, इसमें हम लोग हीट दे रहे हैं, इसीलिए क्या हो रहा है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। राइट, तो आपका जो है ये एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन से नहीं पूछेगा, तो इतना ही याद करना है। राइट, और मैं देख रहा हूँ बहुत सारा जो ICSE के जो स्टूडेंट है वो मतलब जो भी मैं नोट्स लिखाता हूँ वो लिखते होंगे पता नहीं, बट भेजते नहीं है। कुछ स्टूडेंट है, प्रिंस है, श्रेया है, सृष्टि है, ठीक है, ये लोग जो 3 स्टूडेंट है, ये लोग जो भी नोट्स लिखते हैं उसको फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप में या चैट सेक्शन में भेजते हैं। कोई डाउट होता है तो पूछते हैं। ठीक है, मैंने जो होमवर्क दिया था आपको वो भी बहुत कम लोगों ने मुझे दिखाया है, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा ही नहीं है उसका आंसर, क्या डाउट है नहीं है वो भी नहीं पूछा है। तो आप लोग ऐसा करेंगे तो आपका खुद का लॉस होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, दुनिया के आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, यहाँ तक कि अगर भगवान के घर से बाबा न्यूटन भी उतर के आ जाएंगे ना, अगर न्यूटन साहब भी उतर के आके आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, बट अगर वो पढ़ा रहे हैं जो वो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो वो भी आपको पास नहीं करा सकते। क्योंकि दुनिया का कोई भी टीचर हो आपको पढ़ा सकता है, समझा सकता है, डाउट क्लियर करा सकता है, बट याद तो आपको खुद ही करना पड़ेगा और एग्ज़ाम में लिखना तो आपको खुद ही पड़ेगा। राइट, तो जो मैं करा रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ। चाहता तो मैं आराम से छोड़ के करा देता 1-2 टॉपिक्स, बट नहीं, हर टॉपिक्स को बढ़िया से जिसमें अगर 3-4 एग्जाम्पल चाहिए तो 3-4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिसमें 2-3 एग्जाम्पल चाहिए उसमें सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मतलब जो चाहिए वो मैं दे रहा हूँ। कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए, क्योंकि अब ये चैप्टर ख़त्म ही होने वाला है। इसका एक छोटा सा टॉपिक से वो होगा, ये चैप्टर ख़त्म। और जैसे ही मैंने बोला था 2 चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद आप लोग का टेस्ट चालू हो जाएगा। चैप्टर 1 का 2 टेस्ट होगा, हर एक चैप्टर का 2-2 टेस्ट होगा आपका। राइट, इस तरह से 2 टेस्ट या 1 टेस्ट होगा। छोटा चैप्टर होगा तो 1 टेस्ट होगा, बड़ा चैप्टर होगा तो 2 या 3 टेस्ट होगा। उसके बाद जब 4-5 चैप्टर एक साथ कंप्लीट हो जाएगा तो फिर कलेक्टिवली 4-5 चैप्टर का एक साथ टेस्ट होगा। राइट, जैसे स्कूल में हाफ ईयरली टेस्ट होता है उस तरह से होगा। तो अभी से याद करते जाइए, वरना टेस्ट से एक दिन पहले याद करने को फायदा नहीं है, जमा हो जाएगा बहुत। तो हम लोग का ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर में बस एक छोटा सा टॉपिक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। राइट, कल आप ठीक है, तो आप लोग इसको करिए, याद कीजिए। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए, अगर समझ में नहीं आता है तो भी पूछिए। फ़ोन नंबर तो दिया हुआ ही है, कॉल कीजिए मुझे अगर समझ में नहीं आता है, कुछ पूछना है तो। राइट, अगर फ़ोन नंबर किसी को नहीं पता है तो मुझे व्हाट्सएप में बोलिए, मैं अपना फ़ोन नंबर भी दे दूँगा। आप फ़ोन करके पूछिए, चैट सेक्शन में पूछिए, ग्रुप में पूछिए, कहीं भी पूछिए, लेकिन डाउट है तो ज़रूर पूछिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे करेंगे। ओके।